नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि इसके अंदर आने वाले प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। मैं पहले बता देता हूं, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा ताकि आप इसके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट महत्वपूर्ण है। साथ साथ में हम बात करेंगे जो इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उसको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, उसकी संरचना के बारे में और उसकी कार्यविधि के बारे में। यही पर्सन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पर्सन यही है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इसका ये पर्सन है। आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा क्योंकि आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया है और वैसे भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसके अंदर लिखना क्या है और कैसे लिखना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तंत्रिका कोशिका होती क्या है। तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिसको हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। वही हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? वर्गाणु, या जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जिसको कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है कोशिका काय, दूसरा होता है दुर्मिका और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। क्या होता है? तंत्रिकाक्ष। देखो ये जो अंदर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना इतना भाग है, ये कहलाता है आपका कोशिका काय। ये सबसे बड़ा भाग होता है और ये कहलाता है कोशिका काय। इसके अंदर एक केंद्रक होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है, कोशिकांग होता है और साथ में न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स मतलब छोटे छोटे इसके क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं। इसके बाद में इसके जो बाहर निकली हुई रेशे जैसी संरचना है, तंतु जैसी जो छोटे और पतले तंतु बाहर निकले हुए हैं, इसको हम दुर्मिका कहते हैं। ये क्या होती है? दुर्मिका। ये क्या करती है? हमारे आवेग को रसायनों से आवेग में परिवर्तित करती है। क्या करती है? कुछ रसायन इस तरह से यहां उत्सर्जित होते हैं जिससे क्या करती है? ये क्या करती है? सिग्नल्स को जनरेट करती है। और तीसरा जो भाग है हमारा तंत्रिकाक्ष, या जिसको एक्सॉन कहते हैं, ये क्या होता है? तंत्रिका काय से एक पतला और लंबा मोटा धागे जैसी संरचना निकलती है, तंतु जैसी लंबी संरचना। ये इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? तंत्रिकाक्ष कहलाती है। जो दोनों तरफ से क्या होती है? बंद होती है। दोनों तरफ से क्या होती है? इसके ऊपर दोहरी परत पाई जाती है, दोनों तरफ से परत पाई जाती है। बाहरी परत को हम कहते हैं माइलिन आच्छाद। ये जो दोनों परत है, एक बाहरी परत होती है, एक अंदर की परत होती है। तो बाहरी परत को कहते हैं माइलिन आच्छाद और अंदर की परत को हम कहते हैं स्वान आच्छाद कहते हैं। दोनों ही विद्युत रोधी होती है। इसकी हम तुलना कर सकते हैं, हमारे घर में जो लाइट की कनेक्शन की जाती है, जो वायर होती है, उस वायर के अंदर तो जो भाग है, जो तांबे का भाग होता है, उसके अंदर विद्युत धारा बह पाती है। तो वैसे ही यहाँ पर तंत्रिकाक्ष है, जिसके अंदर से विद्युत जो सिग्नल है, आवेग, वो बह पाते हैं। लेकिन इसके बाहरी जो कवर है, यानी हमने वायर के जो बाहर रबड़ का या प्लास्टिक का जो कवर होता है, उसके अंदर से क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं, करंट नहीं आता है। तो ये भी वो ही भाग होता है, विद्युत रोधी होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके बात करें तंत्रिका का अंतिम जो सिरा होता है, वहां पर ये क्या होता है? कई अलग अलग भागों में बंटा होता है। इसके अंतिम जो संरचना के अंतिम भाग में यहाँ एक बटन जैसी संरचना होती है। किसके जैसी? बटन नुमा संरचना होती है। इसको सिनेप्टिक बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बटन कहते हैं। बस यही आपको इसके अंदर जो बातें बताई गई है वो लिखनी है। जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखो तंत्रिका काय क्या होता है, या तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर केंद्रक, कोशिकांग और न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। दूसरा है डेंड्राइट। कोशिका काय से कुछ पतले और छोटे क्या है? पर्वत या तंतु निकलते हैं। ये जो तंतु निकले हुए हैं, ऐसी संरचना, जिसको दुर्मिका कहते हैं। यह क्या करती है? बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाती है। बाहर की कोई सूचना है उसको ग्रहण करेगी और कोशिका काय तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और तीसरा है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका काय से एक छोटा, पतला और लंबा, मोटा और लंबा क्या है? तंतु निकलता है, जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। ये दोनों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। किसके द्वारा? एक दोहरी मोटी परत द्वारा बंद होता है। इसके बाद में इसकी बात करें आगे, तो यहां पर आप देखेंगे
दो न्यूरॉन के बीच पाए जाने वाले क्रियात्मक और सकारात्मक संबंध या खालिस्तान को। अब यहां से क्या होगा, इसी तरह का एक और न्यूरॉन इसके आगे क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, लेकिन यहां पर क्या है, बीच में खालिस्तान पाया जाएगा। यहां पर बीच में क्या होगा, कुछ खालिस्तान। तो दो न्यूरॉन के बीच में पाए जाने वाले खालिस्तान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये अच्छी तरह याद रखना है, यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। दो न्यूरॉन के बीच पाए जाने वाले खालिस्तान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। तो मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करता है। कौन करता है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन, मेरुरज्जु करता है। जैसे हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, हमारी बहुत सारी क्रियाएं कुछ ऐच्छिक होती है, कुछ अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं जो इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं, जैसे बोलना है तो मैं कब बोलूंगा, मेरा चलना है, हाथ हिलाना है, ये सारे मेरे नियंत्रण के अंदर है, तो वो क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं जो मैं अपने अनुसार नहीं कर सकता, जैसे हृदय का धड़कना है तो हम अपने अनुसार उसको रोक या चला नहीं सकते, ठीक है। इस तरह की जो क्या ब्लड का सर्कुलेशन है, ये जो क्रियाएं हैं, ये कौन सी क्रियाएं होती है, ये होती है अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, जैसे मान लो गलती से मैं ऐसे हाथ रखने लगा और ये चीज बहुत गर्म थी, तो ये क्या करेगा, जल्दी से मेरा हाथ हट जाएगा यहाँ से। वो क्या होता है, सूचना को इतना जल्दी यहां से पहुंचा के अपने शरीर से दिमाग तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, हाथ को हटा लिया जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसको हम जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, जैसे हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन अपने अनुसार नहीं होता है, श्वसन हो गया, सांस लेना, उत्सर्जन हो गया, वमन, उल्टी, लार का श्रवण, ये सारी अपने आप क्रियाएं होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसका हमारे द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम इसको चाहें तब हृदय को धड़काएं तब रोक दें, ऐसा कोई नहीं है। जैसे हाथ या पैर त्वचा पर पिन चुभती है, पिन चुभती है तो हम अचानक से वहां से हाथ हटा लेते हैं, उससे दर्द को, उद्दीपन को, संवेदी, वो जो दर्द वहां पर हुआ उससे वहां पर एक सिग्नल जनरेट हुआ, वहां पर एक क्या हुआ, यहां पर एक सूचना बनी, और उसको क्या हुआ, संवेदी न्यूरॉन ग्रहण करके मेरुरज्जु, जो हमारे तंत्रिका कोशिका होती है, यह न्यूरॉन है, उस सूचना को ग्रहण करता है और मेरुरज्जु तक पहुंचा देता है। क्या करता है, मेरुरज्जु तक उस सूचना को पहुंचा देता है। मेरुरज्जु क्या करता है, इस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया लेता है, वो जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लेता है, और जिससे प्रेरक न्यूरॉन ग्रहण करके वापस न्यूरॉन को वो देता है सूचना कि इस तरह के हाथ या पैर तक, पेशियों तक पहुंचा देता है, हाथ पैर की मांसपेशियों तक पहुंचा देता है, और पेशियां परस्पर क्रिया करके हाथ या पैर को उससे तीव्रता से वहां से हटा लेती है। जैसे मान लो गलती से आपने देखा नहीं, कोई गर्म चीज पर हाथ लग गया तो अचानक से हाथ हट जाता है, तो वो काम मस्तिष्क से होने से पहले मस्तिष्क न करके उसको मेरुरज्जु पहले ही कंप्लीट कर देता है, ताकि हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसके बाद में हम देखें यहाँ पे मानव मस्तिष्क के बारे में दूसरा जो प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न ये बनेगा, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना और क्रियाविधि को समझाइए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है मानव मस्तिष्क के। दोनों में से एक प्रश्न आपका बड़ा प्रश्न 100% हो सकता है, दोनों ही अथवा में पूछे जाए, लेकिन एक तो 100% आपका एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। तो मानव मस्तिष्क में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मानव मस्तिष्क के भाग क्या है, ठीक है, और दूसरा जो है इसके अंदर वो याद रखना है, मानव मस्तिष्क कौन सा भाग किस कार्य के लिए है, कौन सा भाग क्या कार्य करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका संचालन मस्तिष्क करता है, यानी हेड ऑफ द पार्ट, अपने बॉडी का जो हेड पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है वो होता है मस्तिष्क। सारा नियंत्रण इसी के हाथ में होता है। इसके 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अग्र मस्तिष्क है, जिसके अंदर भी 3 भाग होते हैं, प्रे मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों से, ये जो आपको ये रस्सी जैसी इसके अंदर संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये अग्र, ये कौन सा है, प्रे मस्तिष्क। उसके बाद में दूसरा जो भाग है वो मध्य मस्तिष्क, ये बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये हमारा मध्य मस्तिष्क है। और तीसरा है वो है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क कौन सा, ये नीचे वाला भाग जो होता है, जिसके अंदर भी 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। इसके क्या क्या कार्य है हम देख सकते हैं। और यहां पर हमारा होता है मेरुरज्जु, जो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिएगा, ये मस्तिष्क जो हमारा होता है बहुत जटिल संरचना होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत हार्ड संरचना होती है, इसको समझना काफी मुश्किल है। तो हम यहाँ पर उसको न समझते हुए हम समझेंगे इसके सिर्फ कार्य क्या है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क की बात करें, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये मनुष्य का सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है। यह प्रे मस्तिष्क है, ये जो प्रे मस्तिष्क इसके अंदर भाग दे रहे हो ना, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रे मस्तिष्क होता है। अब बात करें अगर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं। अगर मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 बस। कौन कौन से, एक तो होता है प्रे मस्तिष्क, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस और तीसरा होता है थैलेमस।
हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है, वो याद रखिएगा आप। उसके बाद में इसके कार्य क्या हैं, अगर मस्तिष्क के कार्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, पेपर में जब भी आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले आप मस्तिष्क के बारे में लिखेंगे थोड़ा, ठीक है, उसके बाद में मस्तिष्क के 3 प्रकार, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। उसके बाद में पहला भाग अगर मस्तिष्क, इसके बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके कार्य लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहला कार्य मस्तिष्क मुख्य कार्य सोचने वाला भाग है। यह हमारे जो सोचने की बात जो आती है, हम सोचते हैं कि हमारे इतने % बन जाएंगे, हम ऐसे पेपर करेंगे, हम इतने समय में पेपर कर देंगे। ये तो जो हमारे सोचने की कार्य है वो किसके द्वारा होता है, अगर मस्तिष्क करता है। सोचने का कार्य अगर मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे मैं हाथ को हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, इधर उधर चल रहा हूं, तो ये मेरी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, मैं चाहे तब इसको नियंत्रित कर सकता हूं। तो ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित भी कौन करता है, अगर मस्तिष्क करता है। सूचनाओं को याद करना, जैसे आप क्या करते हो, अभी आप प्रश्न उत्तर याद कर रहे हो, अपने चैप्टर को याद कर रहे हो, और एग्जाम में जाकर क्या करोगे, इसको लिखोगे, तो वापस उसको याद करोगे, वो अपने आप आपके दिमाग के अंदर याद आती रहेगी। तो वो क्या है, सूचनाओं को याद करने में भी इसी का मस्तिष्क कार्य करता है। इसके बाद में है शरीर के विभिन्न हिस्सों को, सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका संयोजन समायोजन करना। शरीर के बहुत हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से सूचनाओं का समायोजन करना, मतलब इकट्ठा करना। और नेक्स्ट है भूख से संबंधित केंद्र, यानी हमें शरीर में कब भूख लगनी चाहिए, तो ऐसी जो क्रियाएं होती है हमें पता थोड़ी पड़ता है कैसे, तो हम शरीर में महसूस होता है कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए, भूख लग चुकी है, और यह हमारा ये खाना अभी हमारा खाने का समय हो चुका है। तो ये सूचनाएं देने का काम कौन करता है, अगर मस्तिष्क। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर मस्तिष्क का क्या कार्य है। आपको इसी तरह लिखना है, पॉइंट बनाकर लिखोगे तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो मस्तिष्क है वो है मध्य मस्तिष्क। कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। इसके अंदर देखो ये क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हमने देखी है यहाँ पर, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन करना, ठीक है, सिर, गर्दन आदि की परिवर्ती क्रियाएं जो होती है, सिर की और जो गर्दन की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, वो होती है हमारे मध्य मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे हृदय का धड़कना हो गया, इस तरह की जो हमने क्रियाएं देखी थी, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क द्वारा। और तीसरा है प्रमस्तिष्क, अब सॉरी पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क क्या है, इसके भी 3 भाग है। इसके भी कितने भाग है, 3 मस्तिष्क, जिसके अंदर है अनुमस्तिष्क, दूसरा है मेंडुला और तीसरा है पोन्स। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है, ये बहुत ही है, ये शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाता है, स्थिति बनाता है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाने का कार्य यही करता है। और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि मतलब एकदम शुद्ध करता है। जो ऐच्छिक क्रियाएं हमारी हैं उनको सही तरीके से कराने का कार्य करता है। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे शरीर का संतुलन कैसे बनाता है। देखो, पहली बार हम साइकिल चलाना सीखते हैं या पहली बार हम चलना सीखते हैं तो हमारा संतुलन अच्छा नहीं होता है, हम गिर जाते हैं। वहां पर हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क का, यह अनुमस्तिष्क का कार्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे शरीर का संतुलन हमारा बनता रहता है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, मस्तिष्क एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है उसके बारे में और हम साइकिल अच्छे से चला पाते हैं। इसी तरह बात करें, अगर कोई ड्रिंक करता है, वाइन पीता है, तो वहां पर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, वहां पर कम हो जाता है, ये अपना काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हम देखते हैं ज्यादा ड्रिंक करने पर क्या होता है, ये काम करना बंद कर देता है और हमारा पैरों का संतुलन बिगड़ जाता है, इधर उधर गिर जाते हैं लोग, ठीक है। जो वाइन वगैरह जो ड्रिंक करते हैं वो इसी कारण होता है। वो क्या होता है, सीधा इफेक्ट करता है हमारे अनुमस्तिष्क के ऊपर। अब यहां पर हमने एक और देखा, ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि, ऐच्छिक क्रियाओं को अच्छे ढंग से करवाता है। ये पेन पड़ा है, मैंने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से यहां से उठाया, पेन उठाना जैसे, और भी बहुत सारी ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं होती है। ऐच्छिक मतलब जिनके ऊपर नियंत्रण होता है, उसको सही तरीके से कराना। अब पेन चलाते हैं तो देखो एकदम सही तरीके से हम लिख पाते हैं, और आपने मान लो कभी भी नहीं लिखा है तो फिर हम सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, तो उसका कारण यही है। दूसरा है मेंडुला। मेंडुला क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमने देखा था मेंडुला क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तचाप हो गया, वमन हो गया। हमारा रक्त जो चाप है, बीपी जिसको कहते हैं, उसको नियंत्रित करता है, और वमन यानी उल्टी वगैरह जो होती है उसको नियंत्रित करता है। पोन्स क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। कौन क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, जिसका नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता है, जैसे श्वसन, हम सो रहे हैं तब भी श्वसन होता रहेगा, तो ये कार्य होता रहता है। ये कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक है, इसका नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है, मतलब हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। इसके बाद में देखते हैं हमारा जो मस्तिष्क है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क जो होता है वो हमारे खोपड़ी के अंदर, जिसके अंदर हमारे हड्डियों का एक ढांचा होता है, खोपड़ी, उसके अंदर सुरक्षित रहता है, जिसको हम बॉक्स कहते हैं। हड्डियों के बॉक्स के अंदर क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, जिससे किसी प्रकार का उसको नुकसान ना हो। अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत ही मुलायम
और गुब्बारे जैसी जो मस्तिष्क की संरचना होती है इसके अंदर, वो बहुत ही क्या होता है, नाजुक होता है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, पराघात अवशोषक कार्य करता है। दूसरा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या रहता है, मेरुरज्जु हमारे कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी में करती है। इसकी सुरक्षा कौन करती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में रहता है। तो रीढ़ की हड्डी क्या करती है, इसकी सुरक्षा करती है। बाहर हड्डी है तो अंदर इसकी सुरक्षा हो जाती है। तो हमने देखा दोनों ही कहां सुरक्षित रहते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है वो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, और दूसरा है मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु किसके अंदर सुरक्षित रहता है, वो हमारे कशेरुकदंड कह दो या फिर रीढ़ की हड्डी कह दो। कशेरुकदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। इसके बाद में हमारा एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। यहां पर आपके 100%, 100 + 1%, 1% जरूर बनने वाला है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। इसको आपको किसी तरीके से पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो हमारे कभी कभी बड़ा प्रश्न बन जाता है, अंतःस्रावियों के बारे में समझाइए। अंतःस्रावियां कौन कौन सी है, उनके कार्य या वो कौन से हार्मोन का स्रावन करती है, उनको समझाना होता है। तो यहां पर हम देखें, हमारे शरीर में कुछ वीनहीन ग्रंथियां पाई जाती है जो हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो अपने हार्मोन का स्रावन, किसका, हार्मोन का स्रावन किसमें करती है, डायरेक्ट रक्त के अंदर करती है, अपने रुधिर के अंदर करती है। वे ग्रंथियां जो अपने हार्मोन का स्रावन डायरेक्ट हमने रुधिर के अंदर, रक्त के अंदर, रक्त वाहिनियों में या रुधिर के अंदर करती है, वो अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथियां बताओ क्या हो जाएगी, जो डायरेक्ट अपने हार्मोन का स्रावन किसमें नहीं करती है, रक्त में नहीं करती है। जो रक्त में नहीं करती है वो क्या होती है, बाह्यस्रावी। इसीलिए हम इसको अंतः मतलब रक्त के अंदर क्या करता है, हार्मोन का स्रावन होता है, जबकि बाह्य में बाहर होता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। ये ग्रंथि अपने हार्मोन को सीधे क्या करते हैं, रुधिर में डाल देती है। ये बात मैं आपको समझा रहा था। रुधिर द्वारा हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है। ये क्या करते हैं, रक्त के अंदर रक्त में जब छोड़ दिया जाता है हार्मोन, रक्त में मिला दिया जाता है, फिर वो रक्त जो होता है उसको जिस स्थान तक पहुंचाना होता है, शरीर के जिस भाग तक, जिस अंग तक पहुंचाना होता है, वहां पर पहुंचा देता है। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावीय ग्रंथियां कौन कौन सी है मुख्य। सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि, बहुत महत्वपूर्ण है, मास्टर ग्रंथि भी जिसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। दूसरी है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि, हमने पढ़ा है पाचन तंत्र में। उसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद में जनन ग्रंथियां, उसके बाद में कौन सी है, जनन ग्रंथियां। तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना है, इन ग्रंथियों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करते हैं एक एक की। आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, देखो हमने बिल्कुल एकदम आपको इस तरीके से बताया है, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो सटीक बात है उतनी ही पढ़नी है। जो मैंने नोट्स बनाए हैं बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाए हैं, ताकि आप उसको याद करने में आपको जरा भी परेशानी ना हो। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इसको देखिएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। यहां पर देखिएगा सबसे पहले पीयूष ग्रंथि स्थान, यानी ये शरीर के कौन से भाग में कहां पाई जाती है, ये हमारे मध्य मस्तिष्क के अधर भाग में, मध्य मस्तिष्क के पास में, मतलब मध्य मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। दूसरा है ये कौन से हार्मोन का स्रावन करती है, कौन से हार्मोन का, इसको हम वर्दी हार्मोन भी कहते हैं, वर्दी हार्मोन, या फिर कह दो पिट्यूटराइन हार्मोन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि कौन सा, पिट्यूटराइन हार्मोन का स्रावन करती है, जिसको हम वर्दी हार्मोन भी कहते हैं। सबसे पहले आपको यह लिखना है कि कौन से हार्मोन का स्रावन करती है, फिर हम लिखेंगे उस हार्मोन का कार्य क्या है, हमारे शरीर में क्या कार्य, और उसकी अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, उसके असंतुलन से कौन सा रोग हो जाएगा। तो हमने देखा सबसे पहले पीयूष ग्रंथि जो हमारे मध्य मस्तिष्क के अधर भाग में पाई जाती है, कौन से हार्मोन का, पिट्यूटराइन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटराइन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटराइन, 2-3 बार करोगे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावन करती है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, ये इसका कार्य क्या है, शरीर की लंबाई को नियंत्रित करना, शरीर की लंबाई या वृद्धि को नियंत्रित करना। अगर ये हार्मोन क्या हो जाए, असंतुलित हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी कमी रह जाए, इसकी कमी हो जाती है तो कमी से आपको देखा होगा कई लोगों की हाइट बिल्कुल कम रह जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये हार्मोन कमी की वजह, इस हार्मोन की कमी से। और कई हम देखते हैं अत्यधिक लंबाई बढ़ जाती है, जिनकी लंबाई सामान्य से ज्यादा बढ़ जाती है, जिनकी लंबाई सामान्य से हम नॉर्मल लोग से ज्यादा लंबाई देखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, इसकी अधिकता हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, अति हो जाती है, अधिकता। तो आपसे पूछे अगर कोई व्यक्ति बोना है तो उसके अंदर कौन से हार्मोन की कमी है, कौन से हार्मोन की, तो हम कहेंगे पिट्यूटराइन।
या किसी व्यक्ति की लंबाई कौन से हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, तो पिट्यूटराइन हार्मोन। या कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, पीयूष ग्रंथि। तो इस तरीके से प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, और टोटल पूछे तो आपको इसी तरह से लिख देना है ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को फालतू काम की चीजें नहीं पढ़नी पड़े, और सीधा वो जो चीज चाहता है वो आपने इस तरह से लिख दिया। वास्तव में इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नोट्स बनाने में हालांकि मुझे टाइम लगा, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, आपको इससे वास्तव में बहुत फायदा होगा। दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि। दूसरा कौन सा है, थायराइड। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको। ये हमारे कहां होती है, गले में, सांस नली के दोनों ओर। हमारे गले के अंदर जो सांस नली है उसके दोनों ओर, इस साइड और इस साइड, ये ठीक है। इसके बाद में ये कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है, आपने बहुत बार सुना होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन से, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण होता है आयोडीन से। हमारे शरीर में आयोडीन जो मिलता है उससे इसका निर्माण होता है। और इसकी वजह से रोग कौन सा होता है, आपने सुना होगा घींगा या गलगन रोग, जिसको गाइटर रोग भी कहते हैं, घेंगा या गलगन रोग। क्या होता है घेंगा या गलगन रोग, ये हमारा गले का ये भाग बहुत ज्यादा सूज जाता है, बहुत ज्यादा सूज जाता है, यहाँ सूज कर कहते हैं गला लटक जाता है, तो वो हो जाता है यहाँ पे। तो इसकी कौन सी, किसकी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। तो इसको सही कैसे करते हैं, अगर उचित मात्रा में आप नमक के साथ आयोडीन लेंगे, नमक के साथ आयोडीन लेंगे तो वो हमारे शरीर में पूर्ति कर देगा। एक यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर मात्र एक दिन में एक सुई की नोक पर जितना आयोडीन आता है ना, एक सुई की नोक पर उतनी जरूरत पड़ती है। हम पूरी लाइफ की बात करें तो हमारी पूरी लाइफ में एक छोटे वाला चम्मच होता है, उसके अंदर आयोडीन आता है। हम सामान्य 70-80 साल की बात करें, अगर कोई व्यक्ति है तो उसको मात्र एक छोटे चम्मच की आयोडीन की जरूरत पड़ती है पूरी लाइफ के अंदर। तो इतने से में ये हमारे शरीर की पूर्ति कर देता है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न बनता है, थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्राव करती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा गलगन रोग, ठीक है। ये कैंसी किस तत्व की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, गला सूजकर लटक जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर प्रश्न बहुत, आपको मैं बता रहा हूं उसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या है, ग्रहणी की भुजाओं के बीच में होती है, ग्रहणी की भुजाओं के बीच में, यानी हमारे कहां होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि हमने पढ़ा था, आमाशय के जस्ट नीचे पाई जाती है। इसके बाद में क्या है, हार्मोन कौन सा ये स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा, इंसुलिन। यहां पर आपको पर्सन 100% इसके अंदर से बनने वाला है, आपको इसको अच्छी तरह या तो पूछेगा अग्नाशय ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावण करती है, इंसुलिन हार्मोन। या फिर ऐसे पूछा जाता है इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि, तो कौन सी ग्रंथि करती है, अग्नाशय ग्रंथि। इसकी कमी से या ये इसका कार्य क्या है, ये कार्य करता है हमारे रुधिर में ग्लूकोज या शर्करा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज या शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर जो रक्त के अंदर ग्लूकोज है या शर्करा है या शुगर है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, जिसको हम डायबिटीज, मधुमेह या शुगर रोग जिसको कहते हैं, डायबिटीज कह दो, मधुमेह कह दो, या फिर शुगर जो कहते हैं अपन आम भाषा में, वो इससे होता है, इसकी कमी से। इसकी कमी से कौन सा होता है, अगर ये पूरा उचित मात्रा में नहीं बन रहा तो फिर हमारे शरीर का जो रक्त का जो ग्लूकोज है, या फिर हम रक्त की बात करें जो ग्लूकोज या शर्करा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, शुगर जिसको हम कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज, वो हो जाता है, ठीक है। फिर इसके उपचार के लिए आप देखते हैं लोग डेली क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन, ताकि हम क्या करें, हमारे शरीर के शुगर को कंट्रोल कर पाए। इसके बाद अगला है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा है, एड्रिनल। इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह कौन से हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्रंथि, दोनों वृक्क के और दोनों वृक्क के ऊपर, यानी किडनी, दोनों हमारी किडनी होती है उसके ऊपर पाया जाता है। कौन सा, एड्रिनल। कौन से हार्मोन का स्रावण करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करती है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। नाम एक जैसे है तो ये तो याद रह जाएगा। अब इसके बाद में है ये कार्य क्या है, ये संकटकालीन या आपातकालीन स्थिति में हार्मोन का स्रावण करती है। कई बार हम क्या होते हैं, अचानक से बहुत डर जाते हैं, या अचानक से कोई ऐसी स्थिति है, जैसे मान लो आप बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, पास से एकदम बहुत स्पीड से कोई कार गुजरती है, बहुत स्पीड से, तो अचानक से हम घबरा जाते हैं और हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो वो हमारी क्या होती है, संकट की स्थिति होती है। तो उस समय हमें क्या होती है, शरीर की अचानक से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की इनकी जरूरत होती है। तो संकटकालीन स्थिति में क्या करता है, ये हमारा हार्मोन कार्य करता है, इस हार्मोन का स्रावण होता है।
जिससे हम क्या करते हैं, नियंत्रित उस स्थिति को नियंत्रित कर पाए। या अचानक से हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो स्थिति में कार्य करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी इसको कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, या इसको अधिवक् ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी, अधिवक् ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अधिवक् ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अंतिम जो है हमारी ग्रंथि, वो भी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर तो काफी बार आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आपको काफी बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाने वाला है। जनन ग्रंथियां, जैसे नर जनन ग्रंथि कौन सी है और मादा जनन ग्रंथि कौन सी है। नर जनन ग्रंथि होती है वृषण में। कहां पर होती है, वृषण। नर जनन ग्रंथि होती है वो कैसे, नर के वृषण में होती है। और मादा जनन ग्रंथि कहां होती है, अंडाशय में होती है। क्या है, अंडाशय। यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, अंडाशय लिखा हुआ है। कहां पर होती है, अंडाशय में होती है, मादा के अंडाशय में होती है। इसके बाद में करें, नर जनन जो ग्रंथि है वो कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है, तो टेस्टोस्टेरोन। नर लैंगिक हार्मोन आपसे पूछे, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बार बार आप याद करोगे, एक ही हार्मोन है नर हार्मोन, जिसको नर लैंगिक हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और वही मादा जो हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है जो है वो कौन सा है, दो हार्मोन है। कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन है। कौन से, मादा हार्मोन। मादा हार्मोन कितने हैं, दो। और नर कौन सा है, एक ही, टेस्टोस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके ऊपर आपका 100% एक नंबर में प्रश्न पूछा जाने वाला है। खालिस्तान पूछे, चाहे आपसे एक नंबर में प्रश्न पूछे या फिर फिल इन ब्लैंक्स पूछ ले, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके कार्य। क्या देखते हैं, इसके कार्य। कौन सा, नर जनन ग्रंथि के कार्य क्या है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करती है, विकास करती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास करती है। इसके बाद में है नेक्स्ट, वो है शुक्राणु का निर्माण भी इनका नियंत्रण में होता है। शुक्राणु का निर्माण या नियंत्रण भी इनके द्वारा ही होता है। इसमें क्या है, ये भी क्या है, मादा ग्रंथि है, ये भी क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और अंडाणु निर्माण में नियंत्रित करती है। और ये किसको करता है, ये शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है। तो ये थी हमारी सारी की सारी जनन ग्रंथियां। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चैप्टर, और आप इनको अच्छे से तैयार करते रहिएगा साथ साथ। तो अगर आप इन अच्छे से इन ग्रंथियों को इस तरह से, जैसे मैंने बताया, इस तरीके से आप याद करते हो तो आपको याद करने में मात्र 10 या 15 मिनट लगने वाले, और सारी ग्रंथियां आपको याद हो जाएगी और अच्छे से आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को अच्छा से कर पाओगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं पादपों में समन्वय। जैसे हमने देखा जंतुओं में समन्वय किस तरह से होता है, कौन किसको नियंत्रित करता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ऐसे पादप को कौन नियंत्रित करता है, उनकी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पौधे में जो गति है, पौधों में जो गति है वो वर्दी गति पर निर्भर न होना या वर्दी पर निर्भर गति, या तो वर्दी पर गति निर्भर होना या नहीं होना। इसके बाद हम देखें उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जैसे हम कहते हैं, हम तो हाथ रखते हैं और हाथ अचानक से हमारा हटा लेते हैं। अगर मान लो कोई गर्म चीज के या चुभने वाली चीज के ऊपर रखा, तो हमारा क्या होता है, बहुत जल्दी कार्य होता है। यहाँ पर जो प्रतिवर्ती चाप होता है, परिवर्ती चाप, वो बहुत जल्दी कार्य करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कैसे होता है, यहां पर देखें हम, तो वर्दी पर निर्भर न होना, तो पौधे क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर एक सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, ये विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करके क्या करते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक सूचना पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर स्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर देता है। अगर मान लो जैसी भी स्थिति है, तो वो कोशिका क्या करता है, अपने अंदर पानी की मात्रा को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। गति उत्पन्न करते हैं जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। जिससे कोशिका क्या हो जाती है, तो फूल जाती है और या फिर सिकुड़ जाती है। इसके बाद में हम देखें, जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, छुई मुई का पौधा जो जाता है, छूने पर पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है। छुई मुई के पौधे को आप हाथ लगाएंगे तो पत्तियां सिकुड़ जाती है। वो यही होता है कि कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या पहुंचता है, सूचना पहुंचती है, और वो कोशिकाएं क्या करती है, अपने अंदर पानी की मात्रा को परिवर्तित करती है। जिससे वो क्या हो जाती है, पानी की मात्रा कम करती है, तो वो सिकुड़ जाती है और फिर वापस फैल जाती है। अब हम बात करें वर्दी के कारण गति। यहां हमने देखा वर्दी पर निर्भर ना होना। यहां पर हम बात करते हैं वर्दी के कारण गति के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम, ये क्या होती है, द्विदिशीय या अनुवर्ती गतियां होती है जो उद्दीपन के कारण होती है। इसके अंदर द्विदिशीय यानी दो दिशीय, या फिर हम बात करें
ये दिशीय गति या मतलब एक निश्चित दिशा में होने वाली गति, द्विदिशीय नहीं है, दिशीय की गति है या अनुवर्ती गतियां होती है जो उद्दीपन के कारण होती है। कौन कौन सी गतियां हैं कुछ देखते हैं यहाँ पर। यहाँ प्रकाशानुवर्तन गति, कौन सी प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की ओर गति करना। जैसे आपने मान लो कोई पौधा लगाया है गमले के अंदर और इधर आपने खिड़की रखी है जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां से क्या आ रहा है प्रकाश, तो ये पौधा अपने आप क्या हो जाएगा, इस तरफ घूम जाएगा, यानी प्रकाश की ओर गति करने लग जाएगा। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश की तरफ गति। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे भी आपने मान लो गमला ऐसे रख दिया तब भी उसकी जड़ें क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ मिट्टी में ही जाएगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी में नीचे जड़ जाएगी। और ये तो होता है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, मतलब मिट्टी की ओर खींचना, और जबकि पौधा जो होता है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। यानी पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की तरफ या दूर गति, पृथ्वी की तरफ या तो गति, जड़ें पृथ्वी की तरफ गति करती है और बाकी जो ऊपर वाला भाग होता है वो ऊपर की ओर गति करता है, उसको हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। रसायनुवर्तन, परागनली की अंडाशय की तरफ गति। परागनली का क्या है, अंडाशय की तरफ गति होना, वो क्या कहलाता है, रसायनुवर्तन गति। और लास्ट है जलानुवर्तन गति। जैसे मान लो आपने कोई पौधा लगाया है गमले के अंदर और ये क्या है, यहां से पानी ना आकर यहां पर आपने क्या कर दिया, इसमें थोड़ी सी जगह ऐसी रख दी, थोड़ी सी जगह ऐसी रख दी कि यहां पर क्या है, इधर गीली मिट्टी है, यहां पर क्या है, बहुत गीली मिट्टी है, पौधे के अंदर नहीं है, तो पौधे की जड़ें आएगी और यहां पर इस तरह से बाहर चली जाएगी पानी की तरफ। यानी जहां पर जल मिलेगा उस तरफ जल की तरफ गति होती है। देखो जल की तरफ जड़ों की गति, पादप हार्मोन के ये रसायन जो पौधे में वृद्धि में विकास, अनुवर्तियां व समन्वय बनाते हैं। ठीक है, यानी जलानुवर्तन गति जल के कारण जो गति होती है इसको कारण है, और ये जो इसके आगे लिखा हुआ है ध्यान रखना। इसके बाद में देखते हैं, जैसे हमने हमारे जो हार्मोन देखे थे वैसे पादपों में भी अलग अलग हार्मोन होते हैं, तो हम देखते हैं कौन सा हार्मोन का क्या कार्य है। यहां पर भी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहला तो ये है, आपको ये ध्यान रखना है कौन से जंतु हार्मोन होते हैं जो हमने पढ़े थे, कौन से पादप हार्मोन होते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पादप हार्मोन की, तो पादपों में भी कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो पादपों में वृद्धि, विकास और उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे हमारे भी क्या है, शरीर के अंदर जो कई तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हार्मोन होते हैं, वैसे भी पौधों में भी होते हैं जो उनकी वृद्धि को, हमारे भी वृद्धि को और नियंत्रित करने के लिए अलग अलग हार्मोन होते हैं। वैसे ही इनके विकास को, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ रसायन होते हैं जिनको हम पादप हार्मोन कहते हैं। पादपों में पाए जाने वाले मुख्य हार्मोन और उसके कार्य निम्न हैं। देखो पादपों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं उसका, सबसे पहला है ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन। यह हार्मोन पादप के शीर्ष भाग में स्रावित होता है, पादप के शीर्ष भाग में, पादप के सबसे ऊपर वाले भाग में स्रावित होता है। यह पादप की वृद्धि में सहायता करता है, पादप की वृद्धि सबसे ऊपर वाले भाग में, तो पादप को वृद्धि करने में। यह पादप कायिक जनन में सहायक है। ध्यान रखना, यहाँ पर याद रखना है कायिक जनन। कौन से जनन में, सिर्फ कायिक जनन में सहायक है। दूसरा है यह खरपतवार को नष्ट करने में सहायक है। अगर मान लो आपने पौधा लगा रखा है, पास में कोई खरपतवार है तो उसको नष्ट करने में भी सहायक है। और तीसरा, यह पत्तियों व फलों को समय पूर्ण सड़ने से रोकता है। हम देखते हैं बार बार मौसम आता रहता है या फिर पौधे की जो एक निश्चित काल होता है, मतलब उसका निश्चित समय होता है, उस पर पत्तियां फिर अपने आप सूख जाती है, लेकिन उससे पहले सूखने से क्या करना है, समय से पूर्व सूखने से या सड़ने से क्या करता है, रोकता है। ये कौन सा है, ये है ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहला है ये वृद्धि हार्मोन है। आपसे पूछे पादपों में वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन है पादपों की वृद्धि में, तो लिखेंगे ऑक्सिन हार्मोन। कायिक जनन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो लिखेंगे ऑक्सिन हार्मोन। खरपतवार को नष्ट करने में ऑक्सिन हार्मोन। या फिर आपसे कहे पत्तियों को और फलों को समय पूर्ण सड़ने से रोकने में कौन सहायक है, वो है ऑक्सिन हार्मोन। हम देखते हैं जब समय कंप्लीट हो जाता है कोई भी फल, तो पूरा होने के बाद वो अच्छी तरह पक जाता है, उसके बाद में वो वापस सड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन समय से पहले सड़ने से रोकता है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन अपन देखते हैं, जो अगला हार्मोन है वो है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन यह पादप के तने की लंबाई में वृद्धि में सहायता है। तने की लंबाई की वृद्धि में सहायक कौन है, वो है जिब्रेलिन हार्मोन। तने की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। दूसरा, यह बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। बीजों के अंकुरण को कौन बढ़ाता है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है तने के बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। पुष्प को खिलने में सहायक है। पुष्प के खिलने में कौन सा हार्मोन सहायक है, पुष्प के खिलने में वो है जिब्रेलिन हार्मोन। और यह कुछ पौधों में अनिषेचक फल उत्पन्न करने में सहायक है। अनिषेचक फल, जिन फलों के बीच में बीज नहीं होते, जैसे केला, तो वो क्या होते हैं, अनिषेचक फल होते हैं, उनके क्या होते हैं, उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। कौन सा, वो है जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एब्सिसिक
अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल कौन सा है? ये वर्दी रोधक होता है। ये क्या होता है? वर्दी रोधक होता है। इसके कार्य क्या है वो देखते हैं। ये वर्दी रोधक है, तो वर्दी रोधक हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल इसको एबीए भी बोलते हैं, एबीए भी नाम भी बोलते हैं, एबीए। यह एक पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन सा पौधा कितनी लंबाई तक वृद्धि करता है? हम देखते हैं कुछ पौधे लंबाई कम होती है जबकि कुछ की लंबाई ज्यादा होती है, तो उनको नियंत्रित कौन करता है? वो होता है एब्सिसिक अम्ल। दूसरा है सूखने की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है। जब पौधा सूख जाता है तो सूखे की स्थिति में, जब सूखा होता है तो उस स्थिति में क्या कर देता है? रंध्रों को बंद कर देता है। जो वायु का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं रंध्र, उनको बंद कर देता है। और यह पत्तियों को सड़ने में सहायक होता है। पत्तियों को सड़ाने में, जैसे अब समय कंप्लीट हो चुका है या पतझड़ की मौसम आ रही है तो पत्तियां सड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो वो पत्तियों के सड़ने में यह सहायक होता है। और पत्तियों को सड़ने से कौन सा रोकता है? ऑक्सिन हार्मोन। यह पादपों में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। प्रोटीन संश्लेषण, पादपों में प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा हार्मोन सहायक है? वो है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट हम इसके बाद में देखते हैं हमारा जो है नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक होता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या कोशिका विभाजन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में प्रेरित करने में कौन सा है? साइटोकाइनिन। सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है। दूसरा यह क्या है? पोषक पदार्थों को स्थानांतरण में सहायता है। पोषक पदार्थ, अब पौधे के क्या है? हर भाग में पोषक तत्व चाहिए। जैसे हमारे शरीर में हर हिस्से में भोजन रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है, वैसे ही पौधों में भी हर भाग में भोजन चाहिए, तो उसको क्या करता है? स्थानांतरण में सहायक है। और दूसरा सुप्तावस्था को नष्ट करता है। सुप्तावस्था को क्या करता है? ये नष्ट करता है। नेक्स्ट जो अगला हार्मोन है, अंतिम हार्मोन, वो है कौन सा? इथाइलिन, या जिसको गैसीय हार्मोन कहते हैं, या इथाइलिन हार्मोन कह दो, गैसीय हार्मोन कह दो, या एसिटिलीन हार्मोन कह दो। तीन नाम है इसके। इथाइलिन हार्मोन भी कह सकते हैं, गैसीय हार्मोन भी कह सकते हैं, या एसिटिलीन हार्मोन भी कह सकते हैं। ये फलों को पकाने में सहायक है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? इसको फलों को पकाने में सहायता करता है। तने के फूलने में सहायक है। वो हमने पहले पढ़ा था, तने की वृद्धि में सहायक है। ये तनों के फूलने में सहायक है। और ये मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायक है। मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में सहायक है। कौन सा? एथाइलिन कह दो, गैसीय कह दो, या एसिटिलीन हार्मोन। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण हार्मोन, जो पादप के सभी हार्मोन। तो ये था आपका पूरा 7वां चैप्टर, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट नोट, ताकि आपको कम से कम शब्दों में पूरा चैप्टर ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए और आने वाले एग्जाम में हर क्वेश्चन आप कर पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बचे हुए लास्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।